जैसे मुझे जानते हैं, मैं सौरभ मौर्य। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आपको पता है कि हम 11th क्लास को स्टडी करेंगे, अर्थात 11th क्लास के सभी टॉपिक्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम 11th क्लास को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ फिजिक्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फिजिक्स कैसे काम करता है, दुनिया कैसे चलती है फिजिक्स से, कैसे हम लॉस को स्टडीज़ करते हैं और लॉस को कौन बनाता है। इससे हमने बताया, टॉपिक्स लिख दिए हैं क्या क्या हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है फिजिक्स की ज़रूरत क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत लोग क्या होंगे, गलती से साइंस ले लिए होंगे, मतलब साइंस के सब्जेक्ट ले लिए होंगे, उसमें फिजिक्स भी होगा। और कुछ लोगों को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग को अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, पास होना है, कुछ लोगों को समझना भी है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं सब कि उनको फिजिक्स की ज़रूरत पड़ रही है स्टडी की। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। मेन रीज़न है हमको अच्छा स्कोर करना है सब्जेक्ट में या कंपटीशन में, अच्छा स्कोर करके अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा मतलब डिग्री चाहिए जो भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स होता क्या है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट क्या है। तब क्या होगा, आपको उसके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो जैसे ही मालूम है कि अगर साइंस की बात की जाए, सब्जेक्ट अगर कोई साइंस की बात की जाए, तो उसमें फिजिक्स तो अपने आप मतलब सबसे ज़्यादा फेमस फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे बायोलॉजीज हैं, ये सब आ जाते हैं। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट में लगभग सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, बस लैंग्वेज को छोड़ के और कल्चर ये सब को छोड़ के। साइंस क्या बोलता है कि साइंस का मतलब होता है नॉलेज। जब हम किसी भी नॉलेज को सिस्टमैटिकली अरेंज करके हम उसको स्टडी करें, जिसको हम टेस्ट कर सकें कि वो राइट है या रॉन्ग, तो उसको हम क्या करते हैं, साइंस। तो साइंस एक ब्रॉड मतलब थिंग है, ब्रॉड डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या जाता है, सभी प्रकार के साइंस आ जाते हैं। जैसे मैथ्स भी एक साइंस है, वो किसका साइंस है, फॉर्मल साइंस। ऐसे ही नेचुरल साइंस और भी हैं हमारे, सोशल साइंस, ये सब सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ये सब सोशल साइंस में आ जाते हैं। और कंप्यूटर साइंस, ये सब किस में आएंगे, सब साइंस में आते हैं। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ये सब सब्जेक्ट क्या है, साइंस नहीं है, तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है। बट क्या है, वो भी एक साइंस में, क्योंकि साइंस जो कहता है कि हम जब किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे या किसी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको जब पढ़ना है तो उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, अगर ये चीज़ ऐसी हुई तो आगे क्या होगा। तो हम उसको जब सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं साइंस है। तो एनी नॉलेज वेयर वी स्टडी इट बाय सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। अब जब साइंस को हम जब स्टडी करते हैं, तो साइंस का एक अच्छा पार्ट है जिसको बोलते हैं नेचुरल साइंस। ठीक है, तो नेचुरल साइंस नाम से मालूम पड़ेगा, नेचुरल साइंस में नेचर की स्टडी करना है, नेचर की स्टडी एकदम सिस्टमैटिकली करना है। तो नेचुरल साइंस में क्या हो जाता है कि हमारा फिजिक्स उसके अंदर आ जाता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस में और बायोलॉजी भी आता है और जूलॉजी, सब उसमें आ जाते हैं, किसमें, नेचुरल साइंस में। आप इसको जब देखेंगे ना, नेचुरल साइंस के भी जो फर्दर डिवीजन हुए हैं, एक कहते हैं लाइफ साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस। तो जब आप लाइफ साइंस की बात करते हैं तो मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में है, बट क्या उनके पास लाइफ है, मतलब वो जीवित है, तो उसको हम जब स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं लाइफ साइंस। तो आपको मालूम है, जब किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो किस में आता है, बायोलॉजी। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे, बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस मीन्स हमारे आसपास का जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम महसूस कर समझ सकते हैं, तब हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो किस में आएंगे, फिजिकल साइंस में। तो हमारा सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ना है वो क्या है, फिजिक्स। और किस में आता है, फिजिकल साइंस। और केमिस्ट्री भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेचुरल साइंस। अब इसको अगर आपको और ब्रॉडली समझना है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, साइंस क्या होता है और साइंस, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ये सब क्या है। मैंने जब अपना वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, सबसे फर्स्ट वीडियो जिसपे 1.5 के कुछ व्यूज़ हैं, वो सबसे ब्रॉडली एकदम अच्छे से बताया गया कि साइंस क्या होते हैं, आर्ट्स, लैंग्वेज क्या होते हैं, सब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और भी अच्छा नॉलेज देखना है, मतलब जानना है इसके बारे में कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, आप अपना नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो हमको तो बाकी इसमें ज़्यादा ब्रॉड बात नहीं करना है, क्योंकि हम बताएं आपको कि फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो हमको इसमें करना है कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स आता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो हम फिजिक्स को समझना चाहते हैं। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी साइंस होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए, कोई एक ऐसा लॉजिक मिल जाए जिससे क्या हो कि हर चीज़ें काम करती हो, मतलब एक पैटर्न। तो जब हम कभी किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उसको आसानी से याद करने के लिए, समझने के लिए और उसको समझाने के लिए और जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक उसके अंदर पैटर्न ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
अगर हम उसका पैटर्न ढूंढ लेंगे, हम जितना अच्छा पैटर्न ढूंढेंगे उतना अच्छा हमको क्या मिलेगा, उस चीज़ को पढ़ने में आसानी होगी। तो जो लॉज जो होते हैं, हम लॉज में क्या करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसकी थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद में हम थ्योरी समझने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हमने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, अगर हमने उसका पैटर्न समझ गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ हम लॉ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जो लॉज बनते हैं फिजिक्स में इसी तरह बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि हम जब चेस का एग्जांपल लेंगे, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट मतलब रिचर्ड फेमन ने दिया था, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि जो हमारा फिजिक्स है कैसे वर्क करता है। तो इसको हम अभी देखते हैं। जैसे क्या है इसके अंदर, हमको करना है, हमको एक चेस का गेम कंसीडर करना है। चेस का गेम होता है, मालूम है, इसमें 8 बाई 8 होते हैं चेस के गेम, और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, राजा रानी, घोड़ा, हाथी, हिंदी में कहते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। हम इसको सब बनाएं नॉर्मली। तो मान लीजिए 8 बाई 8 का है, तो अभी टाइम जाएगा बनाने में, तो आप समझिए 8 बाई 8 का क्या है, हमारा चेस का बोर्ड है। अब देखेंगे आप चेस के बोर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो हमारे जो फेमस साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि आप समझिए जो चेस है, ये चेस हमारा क्या है, नेचर है, अर्थ, हाँ। और चेस में जो हमारे सारे ढेर सारे प्लेयर्स हैं, वो समझिए कि आसपास के जो हमारे जो आपको अलग अलग फीचर्स दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, फीचर्स हो गए, पहाड़, क्लाइमेट, ये सब क्या हैं, वो सब हमारे चेस के अंदर के प्लेयर्स हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई चेस, दो प्लेयर्स हैं चेस खेल रहे हैं, ठीक है। जो प्लेयर्स जब चेस खेल रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, और मान लेते हैं कि जो हम एक खेलने जा रहे हैं, जो चेस हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, हमें अभी इनिशियली इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं किस कैसे चलते हैं, कितना कदम कौन चलता है, किसका कितना पैटर्न है, कुछ पता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इस चेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई दो इसको खेल रहे हैं। मीन्स इनका ये कहना है कि जो प्लेयर, ये चेस बोर्ड है, हमारा एक अर्थ है, ये नेचर है, और जो खेल रहा है वो समझे गॉड है। क्या है, गॉड है। आप देखेंगे कि जब वो प्लेयर्स क्या करेंगे, चेस का गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, और आपको अभी कुछ मालूम ही नहीं कि चेस काम कैसे करता है, उसमें किस तरह से लोग पैटर्न, मतलब प्लेयर्स चलते हैं, तो क्या करेंगे, अगर आप इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, बहुत टाइम ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे कि ये जो प्लेयर्स कुछ पैटर्न में चल रहे हैं, कि ये प्लेयर है, ये ऐसा चलेगा, राजा ऐसा चलता है, रानी ऐसे चलती है, रानी या वजीर बोलो, ऊँट ऐसा चलता है, और हाथी ऐसे चलता है। जब आप बहुत ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ समय तक, तो देखेंगे हाँ हर बार ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर ये पैटर्न आप फॉलो हो गया, आप पैटर्न को समझ गए, तो अगला आप मूवमेंट सोच सकते हैं कि ये पैटर्न ऐसा फॉलो हो सकता है। तो क्या होगा, जब आप उसको ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिला है, कुछ पैटर्न मिल गया। अब आपको पैटर्न उतना अच्छा तब मिलेगा जब जितना अच्छा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे। आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, आप कितना टाइम को उसको ऑब्जर्व किए हैं, कितने अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं, तो जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी अच्छा इसके बारे में आप बता पाएंगे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मीन्स आप इसकी थ्योरी बहुत अच्छा बता पाएंगे कि किस लॉज पे काम करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो गॉड या नेचर होता है, नेचर है, हमारे आसपास जो नेचर है क्या करती है कि अलग अलग फिनोमेना क्या करती हैं, मतलब फॉलो करती हैं इस। और हम जो साइंटिस्ट जो होते हैं, फिजिसिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसी फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो बहुत लॉन्ग टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको मालूम पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं इस पैटर्न पे काम कर रही हैं। तो क्या होता है कि अगर वो पैटर्न सब जगह फॉलो हो रहा है, तो क्या होता है कि उसको हम उसको लॉ बना सकते हैं। तो जब वो पैटर्न, कोई पैटर्न हो जो हर जगह फॉलो होता हो, मीन्स उसको हम, उस थ्योरी को हम उसको लॉ का रूप दे सकते हैं कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे काम करेंगी। जैसे आपको पता है, ये न्यूटन ने जो एप्पल का, मतलब एप्पल से सेब गिर रहा था पेड़ से, तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ें नीचे गिरती हैं, तो एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा खुद कूदे, वो कुछ लोगों को कूदाएँ, सब देखें, तो देखें कि जो एप्पल है या जो भी चीज़ें हैं जिसके पास क्या है मास, वो हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने ढेर सारा ऑब्जर्वेशन लिया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उनको सब पता चल गया, वो पहले से उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, हाँ। तो उनको देखे कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि ये पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है, हर पूरे अर्थ पे, और आगे भी, मतलब यूनिवर्स में फॉलो होता है। तो उन्होंने पाया कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इससे क्या मालूम पड़ा कि इस पैटर्न से हर चीज़ें हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट होंगी। इस पैटर्न को देखते हुए उन्होंने बोला कि इसको हम क्या करेंगे, एक लॉ का रूप दे सकते हैं, क्योंकि जो लॉ है ये हर जगह फॉलो हो रहा है, तो ये यूनिवर्सल लॉ हम दे सकते हैं कि हाँ ग्रेविटेशन लॉ ऐसे काम करती है। अब मान लेते हैं हमने जब ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया है किसी भी चीज़ को,
अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि आपको मालूम है कि हम लोग के पास साइंस की टेक्नोलॉजी भी है और साइंस की नॉलेज भी है, फिर भी क्या होता है कि कभी-कभी हम जब प्रेडिक्शन करते हैं कोई चीज़ें की 100% फॉलो नहीं होता है। इसका एक रीज़न ये होता है कि हम जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं हमारे नेचर में, हम कंप्लीटली उसको सही से लिए नहीं हैं और कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हम लॉज़ बनाए वो कंप्लीटली राइट नहीं है। वो तब तक राइट होता है जब तक कोई दूसरा लॉ बता नहीं देता कि इससे अच्छा मैं हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो लॉ मतलब जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं बट एक छोटे से रेंज में। और हमको क्या चाहिए, कोई एक ऐसा लॉ हो जो बड़े रेंज को कवर करे। इसीलिए क्या होता है कि न्यूटन की जो लॉ हैं कुछ एक्सटेंट तक लार्ज बॉडी तक एकदम अच्छे से बताती है ग्रेविटेशन। उसके बाद हमारे आइंस्टाइन वहाँ आ जाते हैं कि समझ आते हैं ऐसी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। और छोटे स्केल पे क्वांटम मैकेनिक्स आप इसको देखेंगे धीरे-धीरे। तो मान लेते हैं हमारे पास लॉज़ हैं, हमने इसको ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद मालूम पड़ा कि ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। हाँ, तो मान लेते हैं हमारे पास जैसे आपको मालूम है ऊँट, जिसको हम विषप बोलते हैं, ऊँट है। अगर मान लीजिए ऊँट जो है ये ब्लैक स्क्वायर में है, तो आपको मालूम है कि ये हमेशा एक डायगोनली चलता है। तो ये जब हमेशा डायगोनली चलता है तो हमेशा क्या होगा, आप इसको बता सकते हैं कि अब विषप हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ब्लैक वाले स्क्वायर में रहेगा। आप इसको मतलब अपने लॉ बना लिया क्योंकि आपने देखा, इसको ऑब्ज़र्व किया कि जो विषप होता है हमेशा डायगोनली चलता है। जब डायगोनली चलेगा तो ये हमेशा ब्लैक वाले स्क्वायर में होगा। बट ये लॉ तब तक सही है तब तक हम जिसको ऑब्ज़र्व किए हैं। बट क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेयर है, उसने क्या किया, ये पूरे इसको क्रॉस कर दिया। तो आपके पास क्या होता है, जब कोई प्लेयर होता है पूरा इस बोर्ड को क्रॉस कर देता है अपोनेंट के साइड में, तो क्या होता है कि आपको चांस मिलता है कि आप कोई एक चॉइस कर लें, कौन सा एक प्लेयर उठा सकते हैं। तो मान लीजिए जो प्लेयर खेल रहा था, मतलब प्लेयर मीन्स जो गॉड खेल रहे थे, उन्होंने क्या किया, इस प्लेयर के क्रॉस होने के बाद उन्होंने एक दूसरा ऊँट चूज़ कर लिया। अब जो दूसरा ऊँट चूज़ किए हैं वो कहाँ आएगा, वाइट वाले स्क्वायर में। हाँ, तो अभी वाइट वाले स्क्वायर में आ गया। तो हम लोग क्या सोचे थे कि ये जो हमने ऊँट देखा था वो डायगोनली मूव करता है, पहले किसमें था, ब्लैक स्क्वायर में। हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, हमेशा वो ब्लैक में पाया गया। तो हमने सोच बना दिया कि लो हाँ ठीक है, ये जो ऊँट है हमेशा ब्लैक स्क्वायर में ही पाया जाएगा। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ टाइम के लिए था, मतलब ज़्यादा एक्सटेंड ऑब्जर्वेशन नहीं था। लेकिन जब हमने देखा कि ऐसा कुछ और लॉस भी होते हैं कि अगर कोई प्लेयर क्या जाए चेस बोर्ड को अपोनेंट की साइड पास कर जाए तो हम दूसरा ऊँट चूज़ कर लेंगे जो क्या होगा, वाइट स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमने ऐसा सोचा नहीं था। तो ऐसे हम, मेरा ये बताने का ये मतलब है कि हम जब लॉस बनाते हैं तो वो लॉस जो होते हैं वो कम्प्लीटली 100% सही नहीं होते हैं। मतलब वो कब तक सही है, जब तक हम उस लॉस का यूज़ करें। अचानक में क्या हो कि हमारे नेचर में कुछ अलग फिनोमेना हो जाए उसी लॉस के क्या विपरीत, ठीक है, तो हमारे जो लॉज हो जाते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है कि नए लॉस की ज़रूरत पड़ जाती है जो और अच्छे से और चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो हमारा जो लॉस बनता है वो बेहतरीन कब होगा, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन लॉन्ग टाइम तक करें, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर लॉ हम बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, जो लॉ होगा एकदम, मतलब एकदम नहीं, करेक्ट होगा, अप्रॉक्सीमेटली। हमारे पास जितने भी लॉ पाए गए हैं वो क्या है, 100% एक्यूरेट नहीं है, सब क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। और हमारे पास अभी तक उतने लॉज खोजे भी नहीं गए हैं फिजिक्स में, जितने हैं वो भी बहुत, देखा जाए अगर माना जाए तो बहुत कम है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा जो नेचर है बहुत ब्रॉड है। अगर आप नेचर के अपर साइड जाते जाएँ तो इन्वर्स से इन्वर्स अगर देखें तो कितना इनफाइनाइट इन्वर्स डायमेंशन है। अब स्मॉलेस्ट में जाए तो भी ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, मीन्स जितना छोटा जाएंगे आप उतना छोटा मिलते जाएगा। पहले लोगों को लगता था कि सबसे छोटा क्या है, एटम है, फिर उससे मालूम पड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, फिर उसके अंदर गए तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलना स्टार्ट किए, फिर उसके अंदर गए और मिलना स्टार्ट किए। अब मतलब जितने तह तक जाएंगे उतने तह तक क्या होगी, हमारी नेचर एक्सटेंड करेगी और गहरा होता जाएगा, और जितने ब्रॉड की ओर जाएंगे उतना ब्रॉड की ओर एक्सटेंड करेगा। मीन्स हमारा जो नेचर है, नेचर वो क्या उसका रेंज है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मतलब दोनों साइड एक्सटेंड क्या है। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना अच्छा आपके पास टेक्नोलॉजी है, उतना अच्छा आप क्या कर सकते हैं, नेचर को ऑब्जर्व, बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपने चेस का एग्जांपल देख लिया कि चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं, कि हाँ हमने अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया तो हम उसको लॉज बना देते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी तरीके के तरीके को फॉलो करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, मीन्स थ्योरेटिकल मीन्स उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसके बारे में, बस अपने मैथमेटिक्स नॉलेज और फिजिक्स का यूज़ करके उन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया जो क्या होता है कि हमारे वर्ल्ड में काम करता है, फिजिकल वर्ल्ड में। हाँ, मीन्स उन क्या करेंगे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, फिर उसके बारे में सोचा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, फिर उन्होंने एक लॉज दे दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट या थ्योरेटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं।
अब दूसरा जो साइंटिस्ट होते हैं जो मतलब लॉ बनाते हैं वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट या एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हो सकते हैं आप, जो क्या करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे अभी न्यूटन जी जो थे उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहले एप्पल को गिराया, फिर देखेंगे अरे इसमें भी लॉ फॉलो हो रहा है, उसमें भी लॉ यही फॉलो हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ मेरे में भी लॉ फॉलो हो रहा है। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने गेसिंग किया कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। एक्सपेरिमेंट किया, उसका ऑब्जर्वेशन लिया, फिर गेसिंग किए, गेसिंग करने के बाद उन्होंने एक पैटर्न ढूंढा। पैटर्न को जब समझा उन्होंने तो उन्होंने पाया कि अगर कोई बॉडी हो उनके पास मास हो तो हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और उसे उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको ग्रेविटेशन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या उन्होंने लॉज दिए। तो हमारे पास जो लॉ बनाते हैं मेकर्स, जो लॉ मेकर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक थ्योरेटिकल एक एक्सपेरिमेंटल। अब इतना तो बता दे कौन लॉ बनाता है। अब नीड फॉर स्टडी, हमको जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की, क्योंकि भाई सबसे बेस्ट तो पास होना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है सब्जेक्ट में। दूसरा बात, आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि फिजिक्स काम करती है। अगर आप फिजिक्स को समझ गया मीन्स आपने लगभग नेचर के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया है कि चीज़ें कैसे काम करना स्टार्ट करती हैं। आपको मतलब एक पैटर्न दिखेगा अब कि चीज़ें जो होती हैं, जो आप इलॉजिकल सोचते थे आप लॉजिकल सोचना स्टार्ट करेंगे। आपका जो सोचने का तरीका होगा वो साइंटिफिक हो जाएगा। आप मतलब चीज़ों को एकदम बारीकी से समझेंगे कि ये चीज़ ऐसा कर रही है तो ऐसे भी हो सकती है। ये आपके अंदर क्या होता है, चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। अब रिलेशन विद अदर साइंसेस, तो देखते होंगे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ें, जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्शन होने लगती है, अपवाद। अब उनमें अपवाद आना क्यों होता है स्टार्ट, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है कुछ एक्सटेंड तक इस चीज़ों को समझा पाता है। केमिस्ट्री क्या होता है कि हम जब बात करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं तो जो रिएक्शन मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होता है किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, कुछ जनरल जो हमारे फार्मूला है उसके हिसाब से ना कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ी अलग होती है बाकी सब जिस पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं। तो क्या होगा कि उसके लिए अलग से कुछ तरीके मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, ये अपवाद है इस चीज़ के लिए। उस चीज़ को भी हमारा फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। जब हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की तो उसको भी एक्सप्लेन करता है चीज़ें काम कैसे करती है। मीन्स जो फिजिक्स हो केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। अब केमिस्ट्री जब इसको समझा दिया है फिजिक्स ने, तो देखेंगे आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में जो केमिकल्स सब रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ें प्रोसेस होती है सब केमिस्ट्री काम करती है। जब फिजिक्स ने केमिस्ट्री को समझा दिया तो बायोलॉजी तो समझ ही गए आप, कुछ है नहीं उसके लिए। ऐसे ही और भी चीज़ें हो गई, जैसे जियोलॉजी मीन्स कोई रॉक कैसे बनता है, उसके मतलब पैटर्न कैसे, उसके अंदर इरोजन होता है, हाँ, अपलिफ्टमेंट माउंटेन कैसे फॉर्म होता है। ज्योग्राफी मतलब लगभग सभी चीज़ों को फिजिक्स अपने अंदर समाहित करके बैठा है, मतलब समझाने की क्षमता रखता है। तो ये क्या है, हमारा एक ब्रॉड सेंस है फिजिक्स को पढ़ने का, और इसको जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अब जैसे आपको पता है फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, मीन्स जब हम जो फिजिक्स के अगर लॉ बनाते हैं, अगर मैंने लॉ बनाया है तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताना पड़ेगा कि चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे अभी क्या होता है कि जब साइंटिस्ट कोई चीज़ लॉ बनाते हैं जो उसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन नहीं है दे दिए, तब तक उस लॉ को हम लोग उतना वो तजब्बो नहीं देते, मतलब वैल्यू उतनी नहीं देते। कब वो वैल्यू होता है जब उसको हम क्या करें, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताएं कि चीज़ ऐसी है। जब उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आ जाता है तो क्या होते हैं कि लॉस को माना जाता है कि हाँ लॉस सही बताया गया है। ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करें फिजिक्स में, तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का तो क्या होता है कि उसके अंदर हमको उस चीज़ की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कोई चीज़ हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस क्वांटिटी में कैसे काम करेगा, और किस कंडीशन में, किस एटमॉस्फेयर में, सब क्वांटिटी मतलब हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, एयर प्रेशर, ये सब प्रेशर हो गया, कौन से ऑब्जेक्ट में कितना लेंथ है, ये सब हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए हमारे क्या क्या होती है ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है। तो फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो हमको एक्सपेरिमेंट लेनी पड़ेगी, मतलब मेजरमेंट करना पड़ेगा, ताकि अगर हमने जो इस लॉ को यहाँ अगर मेज़र किया है तो इसी लॉ को मैं क्या करूँ किसी और प्लेस पे बता दूँ कि मैंने अगर ये वैल्यू लिया है, अगर आप भी इसी वैल्यू पे अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो मैंने आज मतलब किया है, बनाया है, ढूंढा है। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमको उसका मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी से हमारा स्टार्ट होता है जो फर्स्ट लेसन है 11th का, क्या होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, ये मेजरमेंट की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमको सभी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ता है। फिजिक्स बिना एक्सपेरिमेंटल के मानता नहीं है, तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई करने के लिए आपको हर चीज़ों के मेजरमेंट देने पड़ेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी के। तो इसके बाद हम जब ये समझ गए हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे काम करता है, हाँ, तो अब हम आगे चलेंगे किस पे, मेजरमेंट की ओर, लेसन की ओर, जो हमारा मेन है। ये तो बस हमने आपको
एक ओवरव्यू दिया है फिजिक्स कैसे काम करता है, लॉज कैसे बनते हैं। और चेस का एग्जांपल सबसे बेस्ट बहुत फेमस साइंटिस्ट फेमन, रिचर्ड फेमन है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे। एस सी वर्मा के बुक, एस सी वर्मा सर की बुक में भी मिल जाएंगी वो एग्जांपल, फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में ही। तो इतना ही था आज के लिए। और अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्ट को जानना है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें कितने पार्ट हैं, साइंस है, साइंस में कितने पार्ट है, फॉर्मल साइंस, ये साइंस, वो साइंस, तो और उसके अंदर कितने पार्ट है, फिर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स साइंस। आप जानते हैं जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स जो पढ़ते हैं ये 18वीं 19वीं सदी में इसका नाम फिजिक्स पढ़ा, उसके पहले इसको हम नेचुरल फिलॉसफी बोलते थे। क्या कहते थे? नेचुरल नेचुरल फिलॉसफी मीन्स नेचर का फिलॉसफी, मतलब नेचर कैसे काम करती है, किस तरीके से, किस दर्शन पे वो काम करती है, उसको हम पहले स्टडी करते हैं। तो उसका नाम, फिजिक्स का नाम पहले क्या था? नेचुरल फिलॉसफी। फिर इसको और भी क्लासीफाई किया गया नेचुरल फिलॉसफी मीन्स नेचुरल साइंस को, तो और भी पार्ट हुए, तो उसमें से एक हमारा फिजिक्स है जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अगर ये आपको बहुत पसंद आया तो भाई साहब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। अब अकेले फ़ायदा उठा के खुश मत होइए, दोस्तों को भी फ़ायदा दीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही, बाय बाय। ठीक है, मौज करिए।